किसी अंबानी या अडानी या टाटा ग्रुप की नहीं है। यह कहानी है उस शख्सियत की जो एक स्लम बस्ती से निकली, समाज के दबे हुए तबके से निकली और देश के कॉर्पोरेट जगत में अपनी जगह बनाई, जिसने 2 रुपए से अपना काम शुरू किया और आज 2000 करोड़ रुपए का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की ओरिजिनल स्लम डॉग मिलियनेयर के बारे में। दोस्तों, कल्पना सरोज के संघर्ष और सफलता की कहानी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, कल्पना सरोज का जन्म महाराष्ट्र में एक गरीब और दलित बुद्धिस्ट परिवार में हुआ। दोस्तों, उनके पिताजी महाराष्ट्र पुलिस में एक हवलदार थे। 6 भाई और बहनों में कल्पना सबसे बड़ी थी और जब वह 12 साल की थी और 7वीं क्लास में पढ़ रही थी, उसी समय उनकी शादी मुंबई के एक व्यक्ति के साथ कर दी गई। दोस्तों, ससुराल में कल्पना का जीवन नरकीय हो गया क्योंकि ससुराल में उसे हर दिन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता था। दोस्तों, जब 6 महीने बाद कल्पना के पिताजी कल्पना से मिलने उसकी ससुराल गए तो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर वो बहुत दुखी हुए और वे वापस उसे अपने साथ घर ले आए। 6 महीने में उन लोगों ने इतनी बुरी हालत कर दी कि बाबा जब मुझे मिलने आए, उनको देखा नहीं गया, उन्होंने कहा कि चलो रिटर्न। लेकिन दोस्तों, मायके में भी कल्पना को चैन नहीं मिला क्योंकि दोस्तों, हमारे देश की पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था की सोच ही ऐसी बनी हुई है कि हम लास्ट में सारा दोष लड़की का ही निकालते हैं। गाँव वालों ने ताने देने शुरू कर दिए, लड़की में कोई कमी होगी, इसलिए ससुराल वालों ने उसे छोड़ दिया और घर भेज दिया। दोस्तों, गांव वालों के ताने सुन सुनकर कल्पना परेशान हो चुकी थी और उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। आखिर में उसने सुसाइड करने का फैसला किया और उसने जहर खा लिया। सब कुछ खत्म हो चुका था, मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, मेरी शादी खत्म हो चुकी थी। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि ऐसी जिंदगी मेरे किसी भी काम की नहीं है। और फिर मैंने पॉइजन पी लिया। लेकिन सही समय पर हॉस्पिटल ले जाने और इलाज शुरू करने के कारण कल्पना बच गई। गांव वालों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि महादेव की लड़की ने जरूर कोई ऐसा वैसा काम किया होगा जिसके कारण वह सुसाइड कर रही है। गांव में ऐसा माहौल देखकर कल्पना को बहुत गहरा सदमा लगा, लेकिन अब उसने ठान ली थी कि वह बेमौत नहीं मरेगी। और उसी दिन मैंने ठान ली कि अब मरने की बात मैं कभी नहीं करूंगी और अब मैं जी कर दिखाऊंगी। अब शुरू होती है कल्पना की सक्सेस की असली कहानी। दोस्तों, कल्पना के गांव में खेतों में मजदूरी करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और कल्पना इस काम को करना नहीं चाहती थी। वह पुलिस या सेना में भर्ती होना चाहती थी, लेकिन कम शिक्षा और उम्र होने के कारण वह सफल नहीं हो सकी। आखिर में उसने घर पर रहकर ही सिलाई करना शुरू किया। वह यह अच्छी तरह समझती थी कि ये काम करके उसकी किस्मत नहीं बदलने वाली, इसलिए वह मुंबई जाकर कुछ और काम करना चाहती थी। लेकिन इस उम्र में अकेली लड़की को मुंबई जैसी बड़े शहर में घर वाले नहीं भेजना चाहते थे। कल्पना जिद करती रही और आखिर में बेटी की जिद के आगे घर वालों को झुकना पड़ा और वो उसे मुंबई भेजने के लिए तैयार हो गई। दरअसल दोस्तों, कल्पना के एक मामा मुंबई के दादर इलाके में कच्ची बस्ती में रहते थे। कल्पना उन्हीं के पास चली गई, लेकिन घर में रहने की जगह कम होने के कारण उनके मामा ने उनको आगे एक गुजराती फैमिली के पास भेज दिया और इसी गुजराती फैमिली ने कल्पना को परेल इलाके में एक हौजरी फैक्ट्री में 2 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर काम दिलवाया। जैसे जैसे कल्पना काम सीखने लगी, कल्पना की पगार बढ़ने लगी और इसके बाद कल्पना ने कल्याण इलाके में एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया। अब दोस्तों, जैसे जैसे कल्पना अपने पैरों पर खड़े होना सीखने लगी थी, तभी उनके पिताजी की नौकरी चली गई, वो सस्पेंड हो गई। घर की बड़ी लड़की होने के नाते कल्पना ने जिम्मेदारी को समझा और परिवार के विकट हालात को देखते हुए पूरे परिवार को अपने पास बुला लिया। इसी दौरान दोस्तों, कल्पना की छोटी बहन आशा गंभीर रूप से बीमार हो गई, लेकिन परिवार के पास इलाज के लिए 2000 रुपए न होने के कारण उसकी छोटी बहन दुनिया को अलविदा कह गई। इस घटना से कल्पना को समझ में आ गया था कि जिंदगी में पैसे की बड़ी अहमियत है। पैसे के बिना हमारे अपने हमें छोड़कर जा सकते हैं। फिर मुझे पैसों की अहमियत का पता चला कि पैसे अगर नहीं हो तो हमारे अपने हमारे सामने दम तोड़ देते हैं और हम उनको बचा भी नहीं पाते। इसलिए बहुत सारा पैसा कमाना बहुत जरूरी है और वह यह बात बहुत अच्छे से समझती थी कि हौजरी फैक्ट्री में काम करके इतना सारा पैसा कमाया जाना मुमकिन नहीं है। इसलिए परिवार को कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, कल्पना ने किसी की सहायता से बैंक से बुटीक खोलने के लिए 50,000 रुपए का लोन लिया। दोस्तों, जिस एरिया में कल्पना रहती थी वहाँ पर फर्नीचर की एक मार्केट थी, इसलिए दोस्तों उस पैसे से कल्पना ने बुटीक न खोलकर फर्नीचर की एक छोटी सी दुकान खोल ली। सस्ता और अच्छा फर्नीचर उपलब्ध कराने के कारण कल्पना की वह दुकान चल पड़ी। दोस्तों, एक दिन कल्पना ने सुना कि कल्याण एरिया का कोई आदमी पैसे की तंगी के कारण 2.5 लाख रुपए में अपनी जमीन बेचना चाहता है। कल्पना ने अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा किया और कुछ कर्ज लेकर 1 लाख रुपए इकट्ठा करके जमीन के मालिक को दे दिए और जैसे ही कल्पना ने मालिक को पैसे दिए, उसको पता चला कि वह जमीन एक एग्रीकल्चरल लैंड है, उस पर किसी भी प्रकार का रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल काम नहीं किया जा सकता।
उस जमीन पर बहुत ज्यादा अतिक्रमण हुआ है, दबंग लोगों ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है। 4 साल कोर्ट और दफ्तरों के चक्कर खाने के बाद कल्पना ने उस जमीन को खाली तो करवा लिया, लेकिन इस दौरान उस जमीन की कीमत 2.5 लाख से बढ़कर 50 लाख हो चुकी थी। कल्पना करे तो क्या करे, उसने अपनी सारी कमाई जो लगा रखी थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटी। उसने एक बिजनेस पार्टनर ढूंढा और उसने कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से वहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू किया। अब दोस्तों, वहां के लोगों और बड़े बिल्डरों को यह बात रास नहीं आई कि एक महिला और वो भी दलित उनके सामने बिल्डर बने। कल्पना को धमकियां मिलने लगी, उसे जान से मारने की धमकियां दी जाने लगी। लेकिन दोस्तों, कल्पना ठहरी बाबा साहब की फॉलोवर। उन्होंने बाबा साहब की इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि 100 दिन बकरी के जीने से अच्छा है एक दिन शेर का जिया जाए, और वह बिना डरे उस जमीन पर काम शुरू करने लगी। अब दोस्तों, जैसे ही मामला पुलिस के पास पहुंचा, पुलिस ने कल्पना को सिक्योरिटी देने की पेशकश की, लेकिन कल्पना ने सिक्योरिटी लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर उन्हें उसे कुछ देना ही है तो उसे गन का लाइसेंस दिया जाए, वह अपनी सिक्योरिटी खुद कर लेगी। मैंने कहा कि तुम सिक्योरिटी ले लो। सिक्योरिटी लेकर मैं कहाँ घूमूंगी साहब, अगर देना है तो रिवॉल्वर लाइसेंस दे दीजिए, मैं रिवॉल्वर ले लूंगी, और जब तक 6 गोली है रिवॉल्वर के अंदर अपनी हिफाजत खुद करूंगी। दोस्तों, इसके बाद कल्पना को गन का लाइसेंस भी मिला और जिन लोगों ने उसको धमकी दी थी उन लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। दोस्तों, कल्पना ने गरीबी और अभावों का जीवन देखा ही नहीं, जिया भी था, इसलिए वह अपने जैसे लोगों की सहायता करने में हमेशा आगे रहती है। उसने युवा लोगों का एक संगठन बनाया जो बेरोजगार लोगों को बैंक से कर्ज दिलवाकर उनको रोजगार शुरू करने में सहायता करता। मैंने एक सुशिक्षित बेरोजगार युवक संगठन बनाया। मैंने जिस तरह से लोन लिया है, क्योंकि मुझे रास्ता पता चल गया, इस तरह से लोन मैं इनको भी दिलाऊंगी और इनको भी मैं बिजनेस में करूँ। कल्पना की इसी बात को सुनकर गोविंद खट्टरमल नाम का एक मजदूर अपने कुछ साथियों के साथ एक दिन कल्पना के पास आया और उससे निवेदन किया कि वह बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स कंपनी को खरीद ले। दरअसल दोस्तों, इस कंपनी को 1945 में गुजरात के रामजी हंसराज कमानी ने शुरू किया था और यह कंपनी फ्रिज और एसी में लगने वाली कॉपर की ट्यूब्स बनाया करती थी। 1966 में रामजी के निधन के बाद उनका परिवार इस कंपनी को नहीं चला पाया और 1982 में इस कंपनी को आरपीजी ग्रुप को बेच दिया गया, लेकिन आरपीजी ग्रुप इसका प्रबंधन सही से नहीं कर पाया। कोर्ट ने आखिर में कंपनी का प्रबंधन कंपनी के मजदूरों को सौंप दिया और उनको भी सफलता नहीं मिली और इस कारण कंपनी को 1995 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। दोस्तों, इस कंपनी को कोई खरीदना तो दूर की बात, देखना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर लगभग 125 करोड़ रुपए का कर्ज था और ऊपर से कर्मचारी और मजदूरों का वेतन भी बकाया था। कल्पना ने यह जोखिम उठाना तय किया। उसने सोचा कि इससे उसका फायदा बेशक ना हो, लेकिन कंपनी के लगभग 550 मजदूरों को उनका काम वापस मिल जाएगा। कंपनी के वर्कर्स भूखे पैसे मर रहे थे, मेरे पास आए तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी को टेक ओवर कर लीजिए। जितने भी मेरे शुभचिंतक थे, मैंने सबसे पूछा कि ये सब मैं करना चाहती हूँ, तो बोले क्यों आत्महत्या कर रहे हो, कोई भी हाथ नहीं डाल रहा, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं वर्कर्स के लिए जा रही हूँ और ये मुझे करना है। कोर्ट ने कल्पना को कंपनी का अध्यक्ष बनाया और शर्त रखी कंपनी का जितना भी कर्ज बकाया है उसको अगले 5 साल में चुकाना होगा और इसके साथ साथ कंपनी के मजदूरों का जो भी वेतन बकाया है उसको भी अगले 3 साल में चुकाना होगा। 21 मार्च 2006 में कंपनी मुझे दी थी, लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि आपको 2011 में ये सारा कुछ खत्म करके बाहर निकलना है। उसमें खत्म क्या करना है, सारे मतलब जितने भी लिटिगेशन के केसेस है वो सारे खत्म करने हैं, सारे पेमेंट खत्म करने हैं, फैक्ट्री शुरू करनी है, वर्कर्स को रोजगार देना है, मतलब ढेर सारा। दोस्तों, कल्पना के सिर के ऊपर कमानी ट्यूब्स की मालकिन का ताज तो था, लेकिन यह ताज था कांटों भरा। अब दोस्तों, जैसे ही कंपनी में काम शुरू हुआ, एक बिल्डर कोर्ट से कंपनी को गिराने के कागजात लेकर आ गया। उसने बताया कि उसने पहले ही कंपनी के मेटल्स वाली जमीन को खरीद रखा है। मामला दोबारा कोर्ट गया और कल्पना को 6 महीने की मोहलत मिली। इसके बाद कंपनी का नया कारखाना ठाणे जिले के वाडा जगह पर शुरू किया गया। दोस्तों, कल्पना की हिम्मत और कंपनी के हुनरमंद मजदूरों की मेहनत की बदौलत कंपनी को 2011 में पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त करा लिया गया। कोर्ट ने कंपनी कल्पना को सौंप दी। आपको बताते हुए खुशी होती है मुझे कि मैंने 2011 में ही वो सारी चैलेंज पूरे की। दोस्तों, इसके बाद कल्पना ने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर कंपनी को स्टील, खनन और कंस्ट्रक्शन जैसे अन्य क्षेत्रों में भी फैलाया और आज कल्पना की नेटवर्क लगभग 2000 करोड़ रुपए। जिसने 2 रुपए रोज से काम स्टार्ट किया था,
लेकिन आज 2000 करोड़ कंपनी की मैं मालिक। दोस्तों, एक दिन कल्पना की कामयाबी का सम्मान भी हुआ। भारत सरकार ने कल्पना को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया। अब बात करते हैं हमें इस कहानी से क्या सीख मिली। दोस्तों, हमें इस कहानी से पहले सीख यह मिलती है, कभी कभी सफल बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत बड़ी एजुकेशन, रिसोर्सेज या कुछ यूनिक आइडिया की जरूरत नहीं होती। आपके हालात, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका कुछ कर गुजरने का जज्बा भी आपको एक सफल बिजनेसमैन बना सकता है। दोस्तों, दूसरी सीख हमें इस स्टोरी से यह मिलती है कि हमें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। हमें समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कल्पना कल्याण एरिया वाली जमीन को माफियाओं के डर से छोड़ देती या कमानी ट्यूब्स वाली उस कंपनी को बोझ समझकर छोड़ देती, उसे दोबारा शुरू नहीं करती, क्या आज वो यहाँ पर खड़ी होती जहाँ पर आज खड़ी है। दोस्तों, सवाल समस्या या विकट परिस्थिति का नहीं है। सवाल यह है, आप उस समस्या और विकट परिस्थिति से डील कैसे करते। अगर आपको समस्याओं से सही तरह से निपटना आ गया तो आपके व्यक्तित्व में नए आयाम जुड़ते चले जाते हैं।